हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। और केमिकल काइनेटिक्स को जो टेस्ट में आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। और फिजिकल केमिस्ट्री का है चैप्टर है ये। तो केमिस्ट्री की ब्रांच को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, इसकी बात अगर मैं आपको बताऊं, करें अगर हम इसकी बात कि केमिकल काइनेटिक्स आखिर होता क्या है, तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है कि कोई भी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन की मैकेनिज्म और रेट ऑफ रिएक्शन, और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इफेक्ट करते हैं, इन सब की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है इस सब चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग कोई भी रिएक्शन है उसकी रेट किस स्पीड से हो रही है वो, और हम लोग पढ़ेंगे उसको कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में जो बात हम लोग करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसी भी रिएक्शन को हम लोग 3 कैटेगरी में डालते हैं। एक वेरी फास्ट रिएक्शन, एक जो है वेरी फास्ट रिएक्शन, और एक होती है एक तो वेरी फास्ट रिएक्शन, एक वेरी स्लो रिएक्शन, और एक होती है मॉडरेट स्पीड से होने वाली रिएक्शन। तो जो वेरी फास्ट रिएक्शन है जो 10⁻⁴ सेकंड से 10⁻⁴ सेकंड से और 10⁻⁻16 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, 10⁻⁻16 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में लेंगे। तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत जल्दी हो जाती है, वेरी फास्ट हो जाती है, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास में जो है इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। और एक होती है वेरी स्लो मतलब जिसको होने में दिन लगे, महीने लगे, साल लगे, उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो। तो ये दोनों ही रिएक्शन हमारे काम के नहीं है, कि दोनों से ही हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का पता नहीं लगा सकते। तो जो मॉडरेट स्पीड से जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पता लगा सकते हैं। जो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, जितने भी कोवलेंट रिएक्शंस होती हैं, उनका हम लोग मॉडरेट स्पीड से होने वाले रिएक्शन, जैसे N2 + 3H2 gives 2NH3, ये जो हो रही है, ये आपके पास जो रिएक्शन है, इस मॉडरेट स्पीड से होने वाले रिएक्शन का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। तो जो मॉडरेट स्पीड से रिएक्शन होगी उन्हीं का सिर्फ वही हमारे काम की है, उन्हीं का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पता लगा सकते हैं। और जो बाकी जो रिएक्शंस हैं, जैसे कि अगर वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करूं और वेरी स्लो रिएक्शन की बात करूं, तो ये दोनों हमारे काम के नहीं है, इनका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पता नहीं लगा सकते। बार बार एक ही वर्ड यूज में ले रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। मतलब कहने का मतलब मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन में चेंज होना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जितना जो चेंज आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का बिल्कुल सिंपल सा बता सकते हो, रेट को मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा। आर क्या चीज़ है, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई रिएक्शन है, ए से मैं बी बना रहा हूं, और इसका मुझे रेट निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो इसका मैं रेट निकालूंगा, रेट इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, बी की कंसंट्रेशन कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सीधी सी बात है, सी dc/dt बोल सकते हैं, डेल्टा c/डेल्टा t बोल सकते हैं, जो भी आपके मन में आए आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। इस चीज को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं जैसे सपोज करो कि मेरे पास कोई रिएक्शन है, मैंने कहा कि मेरे पास कोई रिएक्शन है, जैसे मैंने लिखा ए प्लस इसके बी के बी मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में रिएक्शन करके सी के सी मॉलिक्यूल्स और डी के डी मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी है। इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ये, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी।
ठीक है। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं निकालूंगा जो आपके पास में स्टैक माइनस रिएक्टेंट माइनस डी ए बाई डी टी, ए की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू मैं लिखूंगा माइनस डी पी बाई डी टी और इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी बाई डी टी। ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखना, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन और डिसअपीयरेंस अपीयरेंस में डिफरेंस है। यहां पे मैं रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताया, अभी रेट ऑफ रिएक्शन का निकालूंगा तो जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ये कहां गए? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहां गए? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को आपको लिखना होगा कैसे? 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी एंड 1 अपॉन डी। अब पूरा हुआ है आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन, अब पूरा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया तो वो आपके पास में अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस आएगा। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस होगा, बोलेगा ए का अपीयरेंस बताओ, ए का सी का अपीयरेंस बताओ और डी का अपीयरेंस बताओ, या ए का डिसअपीयरेंस और बी का डिसअपीयरेंस बताओ। तो ऐसी कंडीशन में आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स काम में नहीं लेंगे। बच्चे, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में कि जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कहा जाता है तो वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स काम में नहीं लेते। इसलिए मैंने उसको अलग इंक से लिखा है कि आपको ध्यान रखें कि ए 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी और 1 अपॉन डी की मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद। ठीक है, यहाँ तक बताइए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है तो बताइएगा। अब इसको हम थोड़ा और भी अच्छे से दूसरे तरीके से भी समझते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और बात करते हैं वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं। वैसे ही वो भी चीज़ यही बोल रहे हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की अगर बात की जाएगी, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात की जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ, वैसे मैंने कोई रिएक्शन दे दी, जैसे मैंने कोई रिएक्शन दे दी, ठीक है, मैंने कोई रिएक्शन दे दी N1A प्लस N2B गिव्स M1C और M2D, ये मैंने कोई रिएक्शन दे दी और मैंने कहा इसका मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ और रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस बताओ। जब भी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात करें, अपीयरेंस हमेशा पॉजिटिव में आएगा, डिसअपीयरेंस हमेशा नेगेटिव में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा, मैं कैसे निकालूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैं कैसे निकालूंगा? मैं लिखूंगा माइनस 1 अपॉन N1 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन N2 डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन M1 डी सी बाई डी टी और इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन M2 डी डी बाई डी टी। निकाल सकते हो आराम से रेट ऑफ रिएक्शन। अगर अपीयरेंस ऑफ ए बोलूं, मैं बोलूं कि अपीयरेंस ऑफ ए क्या है? अपीयरेंस ऑफ ए क्या है? अपीयरेंस ऑफ ए क्या है? तो अपीयरेंस ऑफ ए की अगर मैं बात करूंगा तो आप मुझे बताओगे, क्या बोलोगे? बताओ, माइनस डी ए बाई डी टी बोलोगे। अपीयरेंस नहीं, डिसअपीयरेंस है ना बेटा, रिएक्टेंट है, डिसअपीयरेंस है। रिएक्टेंट जो है वो डिसअपीयरेंस है, रिएक्टेंट जो है वो क्या है आपके पास में? डिसअपीयरेंस है ना। तो ये क्या होगा? डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, ये आ गया। इसी टाइप से डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये क्या आएगा? तो आप क्या लिखोगे? माइनस डी बी बाई डी टी। अच्छा, अपीयरेंस ऑफ सी क्या आएगा? नहीं, अपीयरेंस ऑफ सी ही है, सही बोल रहा हूँ। अपीयरेंस ऑफ सी क्या आएगा? अपीयरेंस ऑफ सी की अगर बात करेंगे तो अपीयरेंस ऑफ सी में आप क्या बोलोगे? अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस डी सी बाई डी टी। अपीयरेंस ऑफ डी क्या होगा? प्लस डी डी बाई डी टी।
किसी भी रिएक्शन का आप एपीरेंस और डिसएपीरेंस इस तरह से आराम से निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले से इस तरीके से आप एपीरेंस और डिसएपीरेंस निकाल सकते हो। रिएक्शन दी हुई होगी, उसका आपको एपीरेंस और डिसएपीरेंस इस तरह से आप निकालोगे, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे इन्होंने एक रिएक्शन दी है आपको, जैसे इन्होंने आपको एक रिएक्शन दी है और कहा कि भाई इसका मुझे आप एपीरेंस और डिसएपीरेंस बताओ। इसका आप एपीरेंस और डिसएपीरेंस बताओ मुझे, किसका एपीरेंस क्या होगा, डिसएपीरेंस क्या होगा। ठीक है, देखो आपके सामने चेक करो एक बार, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार इनको आराम से अपनी कॉपी में करना बैठकर, ठीक है। आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी आप निकाल सकते हो, इनका एपीरेंस और डिसएपीरेंस भी आप आराम से इजी वे में निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आपको 11th क्लास में घुमा के लेके आता हूँ। 11th क्लास में अपने पास में एक लॉ ऑफ मास एक्शन था, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो था आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा था। होता क्या है कि जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, रेट। ऐसा लॉ ऑफ मास एक्शन में कहा जाता है, ठीक है। अब अगर आगे बात करें तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, हाँ है ना, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अच्छा, तो यहां तक हम लोग बता सकते हैं कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये समझाता है। अगर सपोज करो कि मेरे को कोई रिएक्शन दे दी जाए, मुझे कहा जाए कि ए प्लस बी आपस में रिएक्शन करके सी बना रहा है, इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाइएगा। इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाइए, क्या होगा, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लगाओगे, तो आप कहोगे सर रेट इज इक्वल टू के, ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और बी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मल्टीपल, हाँ है ना। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ए की कंसंट्रेशन, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ए की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू बी की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसी कंडीशन में जो रेट होती है, ऐसी कंडीशन में जो रेट होती है वो किसके बराबर हो गई, रेट कांस्टेंट के बराबर हो, किसके बराबर हो गई, रेट कांस्टेंट के बराबर हो गई, रेट कांस्टेंट के बराबर हो गई। बात समझ आ रही है। तो ये मैंने अभी आपको इसको थोड़ी देर बाद में और भी अच्छे से बात करेंगे इस पे, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बोल रहा हूं कि रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट कांस्टेंट के बराबर हो गया, रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट कांस्टेंट के बराबर हो गया है, ठीक है। चलिए अगर मैं इसी चीज को आगे बढ़ाऊं, ये चीज समझ में आ गई होगी कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ हमें ये बता रहा है, कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो उनकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं 1 2 3, ठीक है, मोलिकुलरिटी की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं, पूछूं आपसे कि भाई बताओ मुझे मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलिकुलरिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसकी मोलिकुलरिटी कहलाती है। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो उसकी मोलिकुलरिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि PCl5 कन्वर्ट इन PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, तो इसकी मोलिकुलरिटी बताओ कितनी है, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो गई, इसकी मोलिकुलरिटी आपके पास कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी तरह से मैं सपोज करो मैं बोला कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो गई, इसकी मोलिकुलरिटी 4 हो गई।
लेकिन ध्यान रखना मॉलिक्यूलरिटी एक तो फ्रैक्शनल नहीं होती और एक मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती। फ्रैक्शनल और जीरो में नहीं होगी मॉलिक्यूलरिटी कभी भी, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। अब हम लोग बात करें कि मॉलिक्यूलरिटी जो है 3 से ज़्यादा नहीं होती। अगर ऐसी कोई रिएक्शन जो 1 से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, उन रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। 2 टाइप की रिएक्शंस होती है हमारे पास में, एक तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एक हमारे पास में होती है, एक तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एक हमारे पास में होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जो 1 से ज़्यादा स्टेप में पूरी होती है। ऐसी रिएक्शन जो 1 से ज़्यादा स्टेप में पूरी होगी, जैसे सपोज करो मुझे ए से डी बनाना है, मुझे ए से डी बनाना है, तो मैं क्या करूँ? पहले ए से बी बनाऊंगा, ए से मैं पहले क्या बनाऊंगा? बी बनाऊंगा, और फिर बी से सी बनाऊंगा, और फिर सी से क्या बनाऊंगा? मैं डी बनाऊंगा, मैं सी से क्या बनाऊंगा? डी बनाऊंगा। तो ये जो रिएक्शन है 1 से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो जो रिएक्शन 1 से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, उन रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। बात समझ आ गई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? तो ऐसी रिएक्शन जो 1 से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, उन रिएक्शंस को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। और जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, सपोज करो अगर मैं बात करूं इन रिएक्शन की, तो मैंने कहा कि सपोज करो एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करूंगा, तो ए से अगर बी बन रहा है, ये एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है। जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी वो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएंगी। जो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है वो आपके पास में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती हैं। अब एक चीज और सुनना, मैंने मान लिया इसकी ये जो बीच वाली है, ये जो बीच वाला स्टेप है, ये आपके पास में स्लो स्टेप है। किसी भी रिएक्शन की जो स्लो स्टेप होती है, किसी भी रिएक्शन जो स्लो स्टेप होती है, वही रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होती है। किसी भी रिएक्शन की स्लो स्टेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। तो स्लो स्टेप इसकी ये है, ये रेट को डिटरमाइन करेगी। इसका मतलब रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसका के, और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? बी लिख सकता हूँ। तो मैं रेट इसी स्टेप से निकालूंगा, इन स्टेप से, बाकी स्टेप से मैं रेट नहीं निकाल सकता। ध्यान रखना, जो आपके पास में ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है, जो स्लो स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालते हैं, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया? के, और आपने फिर क्या बोला? बी, ठीक है, बी की कंसंट्रेशन। तो अगर मैं जाऊं और वापस अपनी वहीं बात पे आऊं कि भाई मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये मैं आपको बताया मैंने, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या है? चलो मैं इसकी चीज़ को बता देता हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस। मॉलिक्यूलरिटी मैंने बता दिया आपको क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी मतलब कि उसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहला रही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर बात करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो आप ये बोलोगे कि सर जो कोई भी रेट होते हैं, यहां से ध्यान सुनना, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना बता रहा हूं कि इसकी जो पावर होगी किसी भी रिएक्शन में, जो आप जब किसी भी रिएक्शन में जब जाओगे, तो उस रिएक्शन में जो इसकी जो पावर होगी, ठीक है, उस पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए प्लस बी और ये बन रहा है मेरे पास प्रोडक्ट, ये मेरे पास बन रहा है प्रोडक्ट। तो मैंने कहा रेट इज इक्वल टू के ए की पावर ए और बी की पावर बी। ध्यान रखना, जब तक आपको ऑर्डर ऑफ रेट नहीं दिया हुआ हो, ये इक्वेशन जब तक नहीं दी हो, तब तक आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं कि सर मैं कुछ भी रिएक्शन लिख लूं उसके पावर, अब इसके पावर में मान लीजिए कुछ भी जो लिखूंगा उसी के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा। ध्यान रखना ये बात ध्यान रखना कि जो इसकी पावर आएगी उसी के हिसाब से आपको रेट ये दी होगी, उसके हिसाब से ही आप उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बताना, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमको पता चलेगा कि रेट इज इक्वल टू, मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूंगा, क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया मेरे पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया इसका? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं क्या बोलूंगा? जो रिएक्टेंट की पावर का जो सम होता है, इनकी पावर का जो सम होता है ए प्लस बी, तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? ए प्लस बी आ गया। तो मैं कह सकता हूँ एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या आ गया? ए प्लस बी आ गया, ठीक है।
ये आपके ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन जो आपके पास में है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ये -1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक प्रैक्टिकली वैल्यू है, ये एक प्रैक्टिकली वैल्यू है। जबकि हम लोग मोलिकुलरिटी की बात करते हैं तो मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। ध्यान रखना, फिर एक बात बता रहा हूँ, बच्चे जो गलतियां करते हैं, बार बार बता रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन अगर आपको निकालना है तो जब तक आपको रेट नहीं दिया हुआ हो तब तक आप ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन नहीं निकाल सकते। ठीक है, मोलिकुलरिटी तो बता दोगे, मोलिकुलरिटी बता दोगे, इसके 1 मोल, इसके 2 मोल, इसके 5 मोल, तो मोलिकुलरिटी तो निकल जाएगा। ठीक है, बट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन नहीं निकलेगा। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन के लिए आपके पास में रेट लॉ लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए, जैसे देखो, अब इसको देखो, आप एक बार इसको देखो। आप यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है, इस स्लाइड में मैंने यही समझाने की कोशिश करी है आपको, इस स्लाइड में मैंने यही समझाने की कोशिश करी है आपको कि वही जो मैं बता रही थी आपको। जैसे सपोज करो कि मैंने किसी रिएक्शन का रेट लिख दिया, मैंने कहा रेट इज इक्वल टू के ए की पावर हाफ और बी की पावर 2। अब बताओ मुझे रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा, अब बताओ मुझे ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा। तो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन मेरे पास कितना आएगा बताइए, हाफ प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.5 है ना। तो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा, 2.5। तो आप किसी का भी ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन इस तरह से निकाल सकते। जब तक आपको रेट लॉ नहीं दिया हुआ हो तब तक आप ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन नहीं निकाल सकते। मोलिकुलरिटी बता सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा कि 2HI, जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए कि मैंने लिखा 2HI गिव्स H2 प्लस I2। तो बताओ मोलिकुलरिटी कितनी होगी, मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन नहीं बता सकते। जब तक आपको रेट लॉ नहीं दिया हो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन नहीं बता सकते। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो ये चीज इस पन्ने में यही लिखा हुआ था। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा पीछे वापस जाते हैं अपने, मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पीछे पहले लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बता रहा था वहां पे, चलो यहीं पे बता देता हूं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, पीछे भी अपन ने बताया था, मैंने कहा था कि जैसे कोई रिएक्शन लिख गया ए, ठीक है, मैंने कहा था ए और इससे कोई बी बन रहा है, तो मैंने कहा था रेट इज इक्वल टू, इसके मान लीजिए n मॉलिक्यूल्स है, तो इसके मैंने कहा था, इसके मैंने कहा था रेट इज इक्वल टू के ए की पावर n। ठीक है, ओके। रेट क्या चीज़ होती है, तो रेट बोलोगे सर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, के ए क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए, राइट, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू निकालूं, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, के इज इक्वल मेरे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n और टाइम, राइट, आया ना, ऐसा हो जाएगा इस बात में, इसके बाद में ये। अच्छा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि कंसंट्रेशन k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम -1, है ना। कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम -1। ठीक है, अच्छा, कंसंट्रेशन यूनिट आपको पता होगी, कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो मोल की यूनिट निकाल रहे हैं, तो कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल की पावर 1 माइनस n, मोल लीटर इनवर्स, तो लीटर इनवर्स मतलब n-1 और सेकेंड इनवर्स क्या ऐसे लिखा जा सकता है। तो मेरे पास k की यूनिट आ गई है, k जो रेट कॉन्स्टेंट्स की यूनिट मेरे पास आ गई, मोल 1 माइनस n, n-1 और सेकेंड इनवर्स। अब इससे मैं किसी भी रेट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन मेरे को दिया हुआ हो
उसका मुझे पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देने के बाद में, मुझे कहा कि भाई इस ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, मान लीजिए मुझे कहा कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, और इस जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का आप मुझे जो है, इस जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का आप मुझे जो है के कांस्टेंट की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना कि फॉर जीरो ऑर्डर हम लोग क्या बताएंगे, के इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, मोल बस 1 - 0 लीटर 0 - 1 और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो अपने पास टोटल वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू क्या आ गया, मोल की पावर 1 लीटर इनवर्स और सेकंड -1। ये जीरो ऑर्डर के लिए आगे फॉर जीरो ऑर्डर के लिए ही आया। इसी तरह मुझे 1 के लिए बोले तो 1 के लिए बोले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 के लिए मुझे बोले तो क्या करना पड़ेगा, फटाफट 1 के लिए भी कर लेते हैं। तो 1 के लिए n की वैल्यू क्या रखोगे, 1, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 n इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा, मोल की पावर 1 - 1 लीटर की पावर 1 - 1 और सेकंड की पावर -1। ठीक है, तो 1 - 1 गया 0, किसी की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है, और इसके बाद 0 मोल की पावर 0 सेकंड 0 के बराबर के 1 क्या आ गया आपके पास में, सेकंड इनवर्स। ये बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ, कोई दिक्कत। तो ये अपने रेट कांस्टेंट वगैरह का भी अपन ने निकाला, उसकी सबकी यूनिट बताई। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इसके बाद में इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है, जीरो ऑर्डर के लिए भी पढ़ेंगे इसको, और इसको हम लोग 1 और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी पढ़ेंगे। दो ही हमारे पास में रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास में, सॉरी इंटीग्रेटेड इक्वेशन दो ही है, एक तो जीरो ऑर्डर के लिए है और एक अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन जैसे सपोज करो मेरे पास कोई रिएक्शन है, और उसकी मैं बात करूँ, मेरे पास कोई रिएक्शन दे रखी है, जैसे सपोज करो ए से मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, और ये मेरे पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0। भाई कंसर्न ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो इसके पास, इसका मतलब पावर में 0 बोला जा सकता है, हाँ है ना। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू के, क्योंकि किसी की पावर 0 होता है उसका वैल्यू मतलब कितना होता है, उसकी वैल्यू मतलब कितने होते हैं, उसकी वैल्यू आपके पास में 1 होती है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि -dA/dt इज इक्वल टू के ए की पावर 0, हाँ है ना। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -d, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dA इज इक्वल टू -k/dt, इसको इधर ले गया, हाँ है ना। अच्छा, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे क्या, हाँ है ना। dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू -k की जगह -k, ऐसा कैसा, dt का इंटीग्रेशन t और प्लस c क्या है, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है, c क्या है आपके पास में, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर मैं c की वैल्यू को निकालना चाहूँ, अगर मैं बोलूँ आपको ये बात बोलूँ कि मेरे पास, मान लीजिए मैं आपको ये बोलूँ कि t इज इक्वल टू 0 हो, और a को मैं क्या मान रहा हूँ, a0 मान रहा हूँ, तो c की वैल्यू बताओ मेरे पास क्या आ गई, तो मेरे पास c की वैल्यू क्या आ गई, a0 आ गई क्या, a0 इज इक्वल टू क्या, c आ गया क्या, c की वैल्यू a0 आ गई, हाँ है ना। इस a0 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो a0 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, क्या आएगा, तो क्या आएगा आपके पास में आ गया a इज इक्वल टू -kt और प्लस a0। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ तक। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर सपोज करो kt की वैल्यू को निकालने का, कोई k की या t की वैल्यू निकालना चाहूँ, k के रेस्पेक्ट में, रेट कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो मैं इसको यूँ बोल सकता हूँ क्या, कि kt इज इक्वल टू a0 - a, आए ना। इसको इधर ले आया, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है।
ठीक है। अच्छा, इससे मैं t इजिकल टू मैं ऐसा निकाल सकता हूँ, t इजिकल टू ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई के, है ना। तो इस तरह से ये जो अपने पास इस तरह से आता है, ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आती है। ये आपके पास क्या आता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आती है। ए नोट माइनस ए यही आया, ठीक है। तो के अपन ने पिछले वाले स्लाइड में यही चीज़ निकाली है, ठीक है। 1 अपॉन के रेस्पेक्ट में निकालो, या टी के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन टी ए नोट माइनस ए बाई टी। देखो चेक कर लो, सेम है, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहाँ तक कर लिया। एक होता है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, वो डेफिनेट टाइम जिसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन पहले वाली कंसंट्रेशन की आधी हो जाती है। वो डेफिनेट टाइम जिसमें उसकी कंसंट्रेशन पहले वाली कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। अब अपने पास में क्या थी, आपके पास में अभी आपने जो इक्वेशन निकाली थी, वो इक्वेशन आपके पास में क्या थी, अभी आपने जो इक्वेशन निकाली वो t इज इक्वल टू आपने निकाला था ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय के, ये निकाला था क्या आपने। टी के रेस्पेक्ट निकालोगे ये चीज़ अपॉन चली जाएगी, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, राइट। अच्छा, ये मेरी इनिशियल है, मेरी फाइनल है, तो फाइनल तो आधी हो जाएगी भाई, जब आपके फाइनल इक्वेशन तो आधी हो जाएगी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाय के, आए ना। एक में से आधा गया, आधा बचा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टी इज इक्वल टू 1/2 ए नॉट बाई के, आए ना। यही इक्वेशन आ रही है आपके पास में, ठीक है, यही इक्वेशन आ रही है आपके पास में, ठीक है। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हाफ टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देंगे, ए नॉट। ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन है जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन थी जीरो ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ पीरियड बताया था, इसका हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए भी हम लोग करते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए आपके पास में जो अभी अपन इक्वेशन बनाई थी, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो प्लस में आता वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स क्या, पहले कंसंट्रेशन ए थी, टी टाइम बाद में वो उसमें से ए में से कोई चीज़ कम हो गई तो ए माइनस एक्स बोलेंगे, इसलिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या बोली, ए माइनस एक्स लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ को इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, के डी टी, ऐसा बोला सकता है। इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन साइन लगाओगे, इंटीग्रेशन करिएगा इसका, तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ए माइनस एक्स और के का के डी टी का टी प्लस सी। अगर मैं बोलूँ कि x इज इक्वल टू 0 हो और t इज इक्वल टू भी 0 हो, तो लॉग c की वैल्यू क्या हो, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लॉग a माइनस लॉग a, आ गई क्या c की वैल्यू, तो खोलोगे तो लॉग a माइनस लॉग x, और लॉग x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो आपका इसमें लॉग a आ जाएगा। इसको वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, के टी माइनस लॉग a। चेक कर लीजिएगा, या के टी बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के टी बराबर लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है, लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ तक मैं पहुँच गया। अब मुझे पता है कि लॉग में जो चीज़ माइनस में लिखा होता है उसको मैं अपॉन के फॉर्म में लिखता हूँ, तो के टी बराबर आपके पास में आ गया होगा, लॉग के टी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स, ठीक है। अगर मैं t के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, t इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग
ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स, ठीक है, और अपॉन के। लॉग में जो चीज़ माइनस में होती है उसे अपॉन में लिखते हैं, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन के। जरा चेक कर लो टी का, आपके पास में टी की जो वैल्यू आई वो यही आई क्या, टी इज इक्वल टू लॉग के टी बराबर लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये आ गया। और जब लॉग ई को लॉग 10 की फॉर्म में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको मैं इनिशियल मानूँ, इसको फाइनल मानूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इज इक्वल डॉट लॉग ए नॉट अपॉन ए। हाफ लाइफ पीरियड में निकालना के टाइम के रेस्पेक्ट में निकालोगे इसी इक्वेशन को, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई ए, है ना। हाफ लाइफ पीरियड वो डिफरेंट टाइम जिसमें उसकी कंसंट्रेशन पहले वाले कंसंट्रेशन की आधी हो जाती है, उसे हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी इक्वेशन में जाऊँ, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस ए बाई 2, क्यों, कंसंट्रेशन आधी हो गई तो एक में से आधा गया, आधा बचा, ठीक है। अब ये थोड़ी चीज़ समझने वाली बात है, एक में से आधा गया, आधा बचा, ठीक है, तो एक अपॉन ए अपॉन आधा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2.303 अपॉन टी लॉग 2 आ जाएगा, लॉग 2 आ जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, लॉग 0.3010 के, तो टी कैसे लिख दिया भाई, क्या आएगा ना, ठीक है, क्या आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा जिससे दिक्कत ना हो आपको, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, के, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, के, और लॉग टी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 2.303, ठीक है, और अपॉन के लॉग 2 की वैल्यू क्या लिखोगे, इंटू 0.3010 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, उसे कर लेना, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी फाइनली 0.693, ठीक है। तो ये मैंने आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन इक्वेशन बता दिया, ठीक है। एक ये टॉपिक भी कई बार पूछते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई रिएक्शन जिसकी मोलिकुलरिटी तो कितनी हो, दो हो, जिसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो, 2 हो, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो, 1 हो, उसे बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसकी मोलिकुलरिटी 2 हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो, 1 हो, उसे बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसका एग्जांपल दे रखा है कि इसका, अब देखो यहाँ पे देखना, आप देखना कैसे आएगा कि रेट इज इक्वल टू के, इथाइल एसीटेट की बात कर रहा है तो CH3 COO C2H5 की पावर 1 और H2O की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए उसकी पावर 0 लिख दिया, ठीक है। तो पूरा जो रेट है वो सिर्फ के पे डिपेंड कर रहा है, पूरा जो रेट है वो केवल के पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आएगा इसका, भाई मोलिकुलरिटी 2 आ रही है, एक मोलिक्यूल ये रहा और एक मोलिक्यूल ये रहा, मोलिकुलरिटी तो 2 आ रही है, बट ऑर्डर कितना आ रहा है इसका, तो ऑर्डर कितना आ रहा है, उसका ऑर्डर 1 आ रहा है। मैंने कहा था जब रेट दिया हुआ हो तो ही आप उसका निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो 1 आ गया। लेकिन अगर सपोज करो इसी रिएक्शन को अगर मैं यहाँ पे H2O की जगह NaOH ले लूँ, तो भी क्या ये रिएक्शन यही कहलाएगी क्या, तो भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी क्या,
तो इसको मुझे बताना कि अगर मैं NaOH की जगह पर NaOH ले लूँ तो क्या ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी क्या, इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी वो भी मुझे बताना, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा वो भी मुझे बताना। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ मुझे बताना, और अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच बेटा।